मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी, तुम समझते क्या हो खुद को। वानी गले के बल चिल्लाते हुए बोली और अभय ठाकुर से अपना हाथ छुड़ाने लगी। वो जो खुद को शहर का सबसे बड़ा डॉन समझता था, कोई भी उसके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता था। मगर 5 फुट 4 इंच की एक लड़की उसके सामने चिल्ला रही थी और वो गुस्से में आने की बजाय मुस्कुरा रहा था। उसके साथ ही उसे पागल समझ रहे थे। भाई, आप पागल हो गए हैं क्या? आपको दिख नहीं रहा? वो लड़की आपसे बदतमीजी कर रही है और आप बस मुस्कुराए जा रहे हैं। कुछ कहते क्यों नहीं उसे? हर शाम ने अभय को होश में लाने की कोशिश की थी, मगर उसकी नज़रें अब भी बानी के चेहरे के नक्शों में उलझी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर दिया हो और अब वो कुछ और देखने के काबिल न रहा हो। वो धीमे से मुस्कुरा रहा था। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी मिसेज वानी ठाकुर। जो चीज़ मेरी है उस पर सिर्फ मेरा हक है। मेरे अलावा कोई उस पर नज़र भी नहीं डाल सकता और ये फैसला मैं करता हूँ कि क्या चीज़ मेरी है। तो बस फैसला हो गया, कान खोल कर सुन लो। तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी, समझी तुम? उसने वानी का हाथ जबरदस्ती अपने हाथों में खींचा। बानी के लंबे नाखून अभय की हथेली में धंस चुके थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो तो बस बानी का चेहरा देखे जा रहा था। न जाने वो लड़की वाकई इतनी खूबसूरत थी या सिर्फ अभय ठाकुर को लगती थी। मैं वानी अरोड़ा हूँ, वानी ठाकुर नहीं। और तुम चाहो भी तो मुझे अपनी पत्नी नहीं बना सकती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इतनी नफरत कि तुम्हारे साथ शादी करने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूँगी। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह मुझ पर दबाव डालकर मेरे घर वालों को अगवा करके मुझसे शादी कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता, तुमने बानी अरोड़ा से पंगा लिया है। वो अपनी जान तो ले सकती है, लेकिन कभी भी खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करेगी, समझे तुम? वो चीख पड़ी थी और अभय ठाकुर बस उसकी बातें सुनकर चुपचाप मुस्कुराता रहा। वो चाहता था कि वो लड़की बोलती रहे और वो बस उसे सुनता रहे। न जाने कब वो आम सी लड़की उसके दिल में घर कर गई थी, उसे खबर तक न हुई। चलो ठीक है, तुम मेरी पत्नी मत बनो, लेकिन ये मत भूलना अभय ठाकुर तुम्हें किसी और का भी नहीं होने देगा। देखना, तुम लौटकर मेरे पास ही आओगी, तुम चाहो या न चाहो, लेकिन शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। वो बहुत बेहद गहरे लहजे में कहता हुआ बानी का हाथ छोड़ चुका था। बानी रोते हुए अपने हाथ को देखने लगी, जिस पर अभय ठाकुर की पकड़ का लाल निशान बन चुका था। वो इतनी ही नर्म नाजुक सी थी, मक्खन की तरह मुलायम, और अभय ठाकुर उसकी इसी नजाकत पर फिदा हो चुका था। तुम सब लोग जाओ यहाँ से, मुझे अपनी होने वाली पत्नी को शादी के लिए किसी न किसी तरह राजी करना है। पहले तो बड़े ही प्यार से मनाऊंगा, लेकिन अगर ये ना मानी तो फिर मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा, जो न इसके लिए सहनीय होगा ना ही इसके घर वालों के लिए। वो संगदिली से मुस्कुराता हुआ वानी की ओर देखने लगा। वानी के तो हाथ पांव फूल चुके थे। वो धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगी। वो लोग अभी फिलहाल एक अधूरी इमारत के छठे माले पर खड़े थे। शायद इस इमारत का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था और अब वो गुंडों का अड्डा बन चुकी थी। बानी को बस 6 कदम और चलना था और वो सीधा छठी मंजिल से नीचे गिर जाती। और उसने तो यही सोच लिया था, अगर उसे अभय ठाकुर जैसे गुंडे की पत्नी बनना पड़ा तो इससे तो बेहतर है वो खुद को ख़त्म कर दे। अच्छा, तो तुम क्या कह रही थी कि तुम मेरी पत्नी बनना पसंद नहीं करोगी? वो धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर आ रहा था। उसकी आंखों में प्यार का समंदर उफान मार रहा था, जबकि बानी की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। वो डरते डरते पीछे हट रही थी। उस आदमी पर जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। हाँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारी पत्नी बनना मुझे एक गाली लगता है और मैं अपने लिए किसी भी गाली को बर्दाश्त नहीं करती। जो करना है कर लो तुम। समझते क्या हो खुद को? मैं बानी अरोड़ा तुमसे इतनी नफरत करती हूँ, इतनी कि अगर तुम अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने मर भी जाओ ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक आंसू तक नहीं बहाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी, तुमसे शादी कर लूँगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जैसे लोग मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो। वो गुस्से में एक और थूकते हुए मुंह फेर गई और अभय वहीं की वहीं ठहर गया था। अब उसे गुस्सा आ चुका था। उस लड़की ने तो सारी हदें ही पार कर दी थीं। वो जितना उसे इज्जत दे रहा था, वो उतनी ही अकड़ दिखा रही थी। ये उससे कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। वो चाहता तो जबरदस्ती शादी कर सकता था, लेकिन वो बानी की रजामंदी चाहता था। नहीं चाहता था कि उसका नया शादीशुदा रिश्ता किसी कड़वाहट का शिकार हो। वो तो बानी को ढेर सारा प्यार देना चाहता था, उसके साथ रहकर उसकी खूबसूरती को अपने दिल में
महसूस करना चाहता था। वो पूरी तरह उस लड़की के जादू में कैद हो चुका था और उसकी मासूमियत देखकर बानी अरोड़ा उसके लिए एक जुनून बन चुकी थी जिसे वो मोहब्बत का नाम दे रहा था। हर बार जब वो उसकी झील सी आंखों में झांकता तो उसमें खुद के लिए एक अजीब सा सुकून पाता था। लेकिन ये सुकून मोहब्बत नहीं था, ये उसके पागलपन की हदों को छूता एक सन की जुनून था। उसे छीन कर लेने की आदत पड़ चुकी थी। जब चीज़ें आसानी से न मिलें तो वो उन्हें ज़बरदस्ती छीन लेने पर उतर आता था। तुम्हें पता है बानी, वो अक्सर खुद से बड़बड़ाता, इस दुनिया में जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही दम लेता हूँ, और इस बार वो चीज़ तुम हो। जब उसे लगा था कि बानी उससे दूर भाग रही है तो उसके अंदर की वो आग और भी भड़क उठी। अब वो दिलों के सौदे भी ज़बरदस्ती करने पर उतर आया था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या महसूस करता है। वो नहीं जानता था कि मोहब्बत कभी ज़बरदस्ती नहीं होती, मोहब्बत तो रूह का सौदा होती है, दो दिलों का एक मूक समझौता। लेकिन उसके लिए तो बानी अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो उसकी जीत का सवाल बन चुकी थी। अगर तुम खुद नहीं आओगी तो मैं तुम्हें खींच लाऊंगा, तुम्हारी ना को मैं हाँ में बदल दूंगा। वो सामने खड़ी बानी को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाया था। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि अगर वो ज़बरदस्ती बानी को पा भी लेता तो क्या उसकी मोहब्बत को कभी पा पाता, क्या उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख पाता। ये ख्याल उसके दिमाग से कोसों दूर था। उसके दिल में तो बस एक ही जिद थी, उसे हर हाल में बानी चाहिए। तुम मेरी हो बानी, तुम्हें होना ही पड़ेगा। मेरी दीवानगी से आज तक कोई बचा है, फिर तुम तो मेरा जुनूनी इश्क हो, और इस जुनूनी इश्क में मैं हद से आगे गुजर चुका हूँ। तुमसे आगे अब मुझे कुछ भी दिखाई कब देता है। ठीक है फिर, जब इज्जत रास नहीं आ रही तुम्हें तो अब मैं तुम्हें ऐसे मनाऊंगा कि तुम खुद मेरे पास लौट कर आओगी। मैं तुम्हारी मांग तुम्हारी मर्जी से भरना चाहता था, मगर लगता है तुम्हें मेरी अहमियत मोहब्बत समझ नहीं आ रही। इससे पहले कि वो एक कदम पीछे और बढ़ती और छठी मंजिल से नीचे गिर जाती, बिजली की सी तेजी से लपक कर अभय ठाकुर ने गुस्से में उसका बाजू पकड़ा और जबरदस्ती घसीटते हुए अंदर की ओर ले जाने लगा। बानी ने झुककर ईंट का टुकड़ा उठा लिया था। उसे नहीं पता था कि वो क्या करेगी, मगर अपनी सेफ्टी के लिए उसके पास कुछ तो होना चाहिए। एक बात तय थी, वो अभय ठाकुर की पत्नी बनने से पहले कुछ भी कर सकती थी। अब जब शादी समझ में नहीं आ रही तुम्हें तो अब छोड़ो ये सारी बातें। अब मैं तुम्हें ऐसे मनाऊंगा, इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद मुझसे शादी की भीख मांगोगी। वो बानी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बहुत ही अर्थपूर्ण अंदाज में बोला। न जाने वो क्या करने वाला था, बानी के हाथ पांव कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो उस दिन को कोसने लगी जब उसका टकराव अभय ठाकुर से हो गया था और उसकी पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी। उसने ईंट का टुकड़ा दुपट्टे में छुपा लिया था, मगर अभय ठाकुर के चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि अब वो कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। वो उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया जहां बस एक टूटी हुई चारपाई थी जो कभी भी नीचे गिर सकती थी। अभय ठाकुर ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया, बानी को बाजू से पकड़कर चारपाई पर धक्का दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। और ये देखकर बानी के होश उड़ गए। वो घबरा गई। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो, अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं जान ले लूँगी तुम्हारी, और अगर तुम्हारी न ले सकी तो अपनी तो ले ही लूँगी। वो कांपती आवाज़ में चीखी। अपनी उंगली उसकी तरफ उठाए हुए वो पीछे हट रही थी, लेकिन अभय ठाकुर के चेहरे पर तो बानी को पाने का नशा सवार हो चुका था। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। शर्ट के ऊपरी दो बटन खोलता वो कांपती बनी के करीब बढ़ा। बानी इस बार सच में डर चुकी थी। उसकी रूह कांप उठी थी। उसे यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके कदम जैसे जम से गए थे और दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने कांपते वजूद से उसे देखा और उसके होंठ बुदबुदाए। मैंने सोचा था कभी तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी, लेकिन आज मैं अपने डर के आगे हार रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इज्जत खोने का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है, और यही डर बानी अरोड़ा के सीने में धड़क रहा था। आज अगर खुद को बचाने के लिए उसे इस हैवान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा तब भी वो पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि उसे खुद से नफरत गवारा है, मगर उस हैवान की जीत नहीं। वो एकदम फफकते हुए चीखी थी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी इज्जत मत छीनो। पर अभय ठाकुर के चेहरे पर तो जुनून की परतें और मोटी होती जा रही थीं। उसके कदम रुके नहीं थे। अब डर के साथ साथ उसके भीतर नफरत और बदले की आग भी जलने लगी थी। उसका बस एक ही ख्याल था, मैं कमज़ोर नहीं हूँ
और अगर मजबूरी में झुकूंगी तो अगली बार तुम्हें उखाड़ फेंकूंगी। प्लीज अभय, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये सब कुछ मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरे घर वाले तो एकदम जीते जी मर जाएंगे। प्लीज ऐसा मत करो, भगवान के लिए। वो आंखें बंद किए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। कोई और वक्त होता तो अभय उसके पैरों में बैठ जाता, लेकिन अभय के अंदर एक गुस्से की चिंगारी भड़की हुई थी। उसकी मोहब्बत को दुत्कार कर खुद को छठी मंजिल से नीचे गिराने की कोशिश अभय के अंदर एक आग लगा चुकी थी। यानी वो उससे इतनी नफरत करती थी कि मौत भी गवारा थी। लेकिन अभय ठाकुर का साथ नहीं। चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दो। मैं तुम्हारे साथ तब तक कुछ नहीं करूँगा जब तक तुम मेरी नहीं बन जाती। अगर तुम मेरी नहीं भी बनी तो भी मुझे तुम्हारे साथ ऐसे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो तुम तय करोगी मुझे मंजूर होगा, मगर तुम्हें अपना बनाकर तो रहूँगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। अभय शर्ट के बटन दोबारा बंद करते हुए बानी का हाथ पकड़ चुका था। बानी जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करने लगी, जो हमेशा उसके गले में रहता था, मगर आज अभय की नज़रों से घबराकर उसने दुपट्टा सिर पर ले लिया था। मैं तुमसे मरकर भी शादी नहीं करूँगी, समझे तुम? कितनी बार बताऊँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। वो जोर से चिल्लाते हुए दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठती चली गई थी। अभय को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बेचैन हो चुका था। वो कभी भी बानी को दुख नहीं देना चाहता था, मगर उसे ये भी गवारा नहीं था कि बानी किसी और की बने। वो उससे तब से मोहब्बत करता था जब पहली बार उसने बानी को बालकनी में खड़े देखा था। न जाने कितनी लड़कियों ने उसके सामने अपना दिल रखा था, मगर वो तो एक लड़की के पीछे पागल हो गया था। अब मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। मगर इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और उसका सच्चा जवाब चाहिए मुझे। वो बानी के करीब बढ़ते हुए उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा चुका था, मगर बानी ने उसे तिरस्कार और नफरत से देखा और मुंह फेर लिया। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती, समझे तुम? मैं नफरत करती हूँ तुमसे। तुम ज़बरदस्ती शादी कर लोगे, मेरा वजूद पालोगे, मगर मेरे मन तक कभी भी पहुँच नहीं सकोगे, समझे? वो अभी आंखें फेर कर खड़ी थी। अभय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। वो अबाक होकर उस लड़की को देखने लगा जिसने उसकी इतनी मोहब्बत को ठुकराकर उससे नफरत का ऐलान कर दिया था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें कोई पसंद है? कहीं तुम किसी रिलेशन में तो नहीं? जो भी है सच्ची बात बताना। अगर कोई बात है तो बताओ, मैं खुद पीछे हट जाऊँगा। अभय ने उसे जांचती निगाहों से देखा तो वो हकलाते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे कोई है पसंद। तो क्या अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? बानी की आंखों में अचानक ही चमक लौट आई थी। वो उम्मीद भरी नज़रों से अभय की ओर देखने लगी और अभय तो हैरान रह गया था। जिस लड़की को पाने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा चुका था, वो उसी से पीछा छुड़वाने के लिए किसी और से मोहब्बत का नाटक करने को तैयार थी। उसे पता था बानी झूठ बोल रही है, क्योंकि उसके लिए बानी के बारे में जानकारी निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बस वो एक बार बानी के मुंह से सुनना चाहता था। बानी ने झूठ बोलकर उसके गुस्से को और भी हवा दी थी। उसका दिमाग गुस्से के मारे घूमने लगा। वो गुस्से से सिर पकड़कर खड़ा हो गया। मतलब तुम्हें कोई पसंद नहीं, लेकिन मुझसे जान छुड़वाने के लिए तुम किसी और का सहारा लोगी? अभय ने अविश्वास से उस लड़की की ओर देखा जो इस दुनिया में उसे सबसे ज़्यादा कीमती थी। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल ही नहीं होना चाहती। मैं बानी अरोड़ा तुमसे इतनी नफरत करती हूँ कि इसे शब्दों में बयान तक नहीं कर सकती। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर ठहर ठहर कर बोल रही थी और अभय ठाकुर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसकी रगों से सारा लहू खींच लिया हो, जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा ही निकल चुकी हो। ठीक है, तो फिर तुम्हें अपना छोटा भाई तो बहुत प्यारा होगा ना? अभय ने चाबियों की अंगूठी उंगली में डालकर घुमाते हुए लापरवाही से कहा और अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करने लगा। और बानी को तो जैसे ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये आदमी इतना नीच बन जाएगा कि अब उसके मासूम भाई को भी अपनी जिद में घसीट लेगा। हाँ, वो पहले भी उसके घर वालों को धमकी देता था, लेकिन इस तरह कभी नहीं। पहली बार बानी को अभय से सच में डर लगा था। वो तुरंत उठकर खड़ी हुई और दरवाजे की ओर भागने लगी, लेकिन उससे पहले ही अभय ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा था।
एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और वो उसके चौड़े सीने से लगते लगते बची थी। घबराई हुई बानी ने खुद को उसके सीने से टच होने से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी ये कोशिश अभय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ले आई। कब तक बचाओगी खुद को मुझसे वानी? उसकी आवाज़ धीमी थी मगर लहजे में अजीब सी सरसराहट थी। एक दिन तुम खुद इसी सीने पर सिर रखकर मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी, ये वादा है मेरा तुमसे। उसने एक आंख दबाई और मीठी नज़रों से उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो पहले ही उसकी हो चुकी हो। उसकी आंखों में कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन यकीन खौफनाक था। बानी कुछ पल के लिए जैसे जड़ हो गई। उसके कहने का अंदाज, वो ठहराव, वो अजीब सा भरोसा, जैसे वो जो कह रहा है वही सच हो जाएगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो पहली बार उसे उसकी मोहब्बत से नहीं, मोहब्बत की सर्टेनिटी से डर लगा। ये पागलपन है, वो कांपती हुई आवाज़ में बुदबुदाई। पर अभय की आंखों में अब कोई मजाक नहीं था। वो तो उसकी आंखों में झांकते हुए बस इतना बोला था, ये मजाक नहीं, ये मोहब्बत है बानी, ये पागलपन नहीं, मेरा इश्क है। और मोहब्बत या तो हासिल होती है या फिर बर्बाद कर देती है। वो उससे दूर हटती इससे पहले ही उसने अपने दोनों हाथों से बानी की कमर को जकड़ लिया और बेहद करीब आ गया। इतना करीब कि वो उसकी डर से सरसराती सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसने एक नज़र अभय के चेहरे पर डाली थी और उसकी आंखों में चमकती आंच को वो सहन नहीं कर पाई थी और झट से अपनी नज़रें झुका लीं। वो कुछ शर्म और डर से सिर तक नहीं उठा पा रही थी। वो चाहती थी कि वो उसे धक्का दे, उस पर चीखे चिल्लाए, उसके गाल पर एक थप्पड़ रख दे, मगर हर बार की तरह वो आज भी उसे बेबस कर चुका था। वो नफरत करती थी उससे, फिर भी वो जबरन अपनी मर्जी थोप कर वही करवा लेता जो वो चाहता था। अभय उसके और भी करीब आ रहा था। बानी की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो समझ चुकी थी कि अब अभय भावनाओं में बहकर कमज़ोर पड़ चुका है और यही उसके लिए एक मौका था। जैसे ही अभय उसके एकदम पास आया, बानी ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया था और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर भाग गई। अभय जैसे ही होश में आया तो वो तुरंत उसके पीछे गया, लेकिन उसके लोग भी इमारत की 5वीं मंजिल पर बैठे थे। बानी को यूँ भागते देखकर वो समझ गए कि वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने झट आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। तब तक अभय भी वहाँ पर पहुँच चुका था। उसकी आंखों में अब वो पहले जैसी नरमी नहीं थी, वहाँ अब सिर्फ गुस्सा और आग थी। बिना कुछ बोले उसने बानी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे दोबारा कमरे में लेकर आया। जाते जाते वो अपने आदमियों से कहकर गया था कि अब मैं और ज़्यादा देर नहीं करना चाहता। जाओ और अभी इसी वक्त किसी पंडित को बुला कर लाओ और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें भी सब साथ ले आओ। अब मैं एक पल भी और इंतज़ार नहीं करना चाहता। अभय ने बानी को फिर से ज़बरदस्ती उसी कमरे में बंद कर दिया। बानी ज़मीन पर घुटनों में सिर छुपाए बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यह आदमी उसका पीछा कब छोड़ेगा। उसके माँ बाप उसकी चिंता में पागल हो रहे होंगे। ये सोच सोच कर ही वो टूट रही थी। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि घर जाकर अपने माँ बाप को क्या जवाब देगी। क्या वो ये कहेगी कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जबकि इस शादी में उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि क्या बोलेगी, कैसे बोलेगी, किसे बताएगी। करीब आधे घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। एक ब्यूटी पार्लर वाली लड़की कमरे में दाखिल हुई। बानी ने हैरानी और डर से उस अनजान लड़की को देखा। मैडम, सर ने कहा है आपका ब्राइडल मेकअप कर दूं, आज आपकी शादी है ना? वो लड़की कांपती आवाज़ में बोल रही थी। उसकी आंखों और उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे भी ज़बरदस्ती डरा धमकाकर यहाँ पर लाया गया है। जल्दी करो, मेकअप करो और फिर यहाँ से निकलो। अगर बाहर जाकर किसी को कुछ भी बताया तो दोबारा कभी मेकअप करने के लायक नहीं बचोगी। एक गार्ड ने पार्लर वाली को जोर से धक्का दिया और बानी के पास ले आया। दोनों गार्ड कड़क और ख़तरनाक लग रहे थे। हाथों में भारी भरकम बंदूकें लिए हुए थे और कमरे के दरवाजे के पास खड़े हो गए थे। कमरे में कोई दूसरी खिड़की भी नहीं थी जिससे बाहर निकला जा सके। बानी के दिमाग में तेजी से योजनाएं दौड़ रही थीं। वो चुपचाप मेकअप के लिए बैठ गई। तभी अभय ठाकुर कमरे में दाखिल हुआ। बानी को यूँ चुपचाप तैयार होते देखकर वो एक पल के लिए हैरान हुआ था। ये वही लड़की थी जो अभी थोड़ी देर पहले उसे थप्पड़ मारकर शादी से इनकार कर चुकी थी और अब बिना किसी विरोध के तैयार हो रही थी। उसे एक अनजानी सी खुशी और हैरानी दोनों हुई थी। गुस्से से ही सही, लेकिन वानी शादी के लिए मान गई है। गुस्सा तो मैं शादी की पहली रात ही दूर कर दूंगा। कुछ सोच कर ही अभय के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान आई थी।
वो बानी पर गहरी नज़र डालता हुआ कमरे से बाहर चला गया। जबकि बानी ने एक चैन की सांस ली थी। उसने जो योजना बनाई थी, अगर वो कामयाब हुई तो आज वो इस कैद से छूट जाएगी। उसे उम्मीद थी कि वो अपनी इज्जत, अपनी ज़िंदगी बचा लेगी। वो किसी भी हाल में ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी जो उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर सकता था। मेकअप पूरा हुआ, उसने जैसे ही खुद को आईने में देखा, यकीन नहीं आया कि ये वही वानी है जो आधे घंटे पहले थी। बीते 6 दिनों से अभय ठाकुर ने उसे कैद में रखा हुआ था और उसके परिवार को भी लगातार धमकियां मिलती जा रही थीं, जिससे वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। लेकिन आज नहाने और कपड़े बदलने के बाद वो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। खुद को आईने में देखकर उसकी आंखें भर आईं। काश वो एक साधारण, आम से रंग रूप और नए नक्श वाली लड़की होती तो उसकी ज़िंदगी में ये कयामत नहीं आती। आज उसे अपनी खूबसूरती भी जहर लगने लगी थी, जिसकी वजह से वो इस मुसीबत में फंसी थी। उसने कभी नहीं चाहा था कि उसकी शादी अभय ठाकुर जैसे व्यक्ति से हो। पार्लर वाली को ले जाया गया। बानी ने जो कुछ उस लड़की को समझाया था, वो लड़की सब कुछ समझ चुकी थी। हालांकि बेचारी वो लड़की तो बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, लेकिन बानी ने उसे जैसे तैसे राजी कर ही लिया था। अगर तुम मेरी मदद करोगी और मैं यहाँ से निकल गई तो मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगी, आर्थिक रूप से तुम्हें बहुत कुछ दूँगी, लेकिन बस मुझे यहाँ से निकाल लो, मेरी मदद करो। तुम एक लड़की होकर दूसरी लड़की का दर्द समझ क्यों नहीं रही? और वो लड़की मान गई थी। बानी बस यही चाहती थी कि वो जैसे तैसे अपने पार्लर पहुँचे और पुलिस को खबर कर दे। वो नहीं जानती थी कि उसका सामना अब एक ऐसे शख्स से है जो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आधा घंटा बीत गया। दोनों गार्ड अब भी उसके सिर पर खड़े थे। नींद और थकावट से उसकी हालत खराब हो रही थी। इतने दिनों से वो न ठीक से सोई थी, न चैन से बैठी थी। मन तो कर रहा था चारपाई पर लेट जाए, लेकिन अभी उसे अपनी जान बचानी थी। तभी अभय ठाकुर कमरे में दाखिल हुआ। अभी भी वही कल वाले कपड़े पहने हुए थे। शायद मुंह पर पानी मारा था, इसलिए थोड़ा तरोताज़ा लग रहा था। उसने प्यार भरी मीठी नज़र बानी के सजे हुए रूप पर डाली थी और फिर थोड़ा सा उसके करीब आया और उसके कानों की ओर झुकते हुए धीरे से सरगोशी की थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अभी के लिए इतनी ही तारीफ बाकी है। बाकी की तारीफ आज की रात करूँगा। दिल खोलकर तुम्हारे एक एक अंग की तारीफ करूँगा। उसकी बात पर शर्माने की बजाय बानी का दिमाग गुस्से से झंझना उठा था, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया। वो बड़े ही प्यार से उसका हाथ थामकर उसे मंडप तक लाया, जहाँ पंडित पहले से बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती और तुमने यहाँ से भागने के लिए कई प्लान भी बना रखे होंगे। वो पार्लर वाली लड़की जिसे तुम अपने बहकावे में ले चुकी थी, उसे 4थी मंजिल पर एक कमरे में बंद कर दिया गया है और तुम्हारा छोटा भाई वो 7वीं मंजिल पर। रुको, मैं तुम्हें उसकी वीडियो दिखाता हूँ। अभय ने नरमी से कहा। चुपचाप मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा बनने की कोशिश करूँगा। उसके लहजे में झुकाव था, मगर बानी ने घृणा से उसकी ओर देखा था और सिर झुका लिया। कुछ ही देर में मोबाइल की स्क्रीन पर उसके छोटे भाई की वीडियो दिखाई गई तो बानी बिलख बिलख कर रोने लगी और अभय के सामने हाथ जोड़ दिए। अभय ने उसका हाथ थामकर गले में बरमाला डाल दी। मजबूरी में बानी को भी सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि उसके छोटे भाई की जान खतरे में थी। फेरे पूरे हुए। अभय और बानी दोनों मंडप पर बैठे रहे। अभय ने बानी की मांग में सिंदूर भी भरा और उसे मंगलसूत्र भी पहनाया, और अब वो पूरी तरह उसकी पत्नी बन चुकी थी। बिना किसी से कुछ कहे उसने बानी का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अपने साथ ले आया। 7वीं मंजिल से उसके छोटे भाई को भी लाया गया। बानी ने भागकर 10 साल के शौर्य को गले से लगा लिया था। तुम ठीक हो शौर्य? वो उसके माथे को चूमते हुए बोल रही थी। कुछ नहीं हुआ है उसे, बल्कि कमरे में बैठा पिज्ज़ा खा रहा था। बस चंद सेकंड की वीडियो क्लिप के लिए इसे खंबे के साथ बांधा गया था, लेकिन आगे कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अगली बार पिज्ज़ा में जहर नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। और उसने हैरत से नज़रें उठाकर अभय की ओर देखा था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे ये कोई छोटी सी बात थी। शौर्य के चेहरे पर सुकून देखकर बानी को भी थोड़ा सा सुकून मिला था, लेकिन अगले ही पल ये ख्याल कि वो अब उसकी पत्नी बन चुकी है उसे अंदर से झुलसाने के लिए काफ़ी था। सब लोग एक गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी थोड़ी देर के बाद जाने पहचाने रास्तों से गुजरने लगी। बानी तो लगातार आंसू बहा रही थी। वो इस नरक से भाग जाना चाहती थी, मगर अपने भाई के कारण मजबूरी में चुप थी।
जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा वो जगह उसके घर के सामने की थी। ऐसा लगा मानो बरसों से वहां कोई ना रहा हो। वो तुरंत गाड़ी से उतरी और घर की ओर भागी, मगर अभय उसका हाथ थामे उसके भाई को भी अंदर साथ ले गया। मुकुंद अरोड़ा आगे बढ़े और अपनी बेटी को गले लगाकर रो पड़े। जैसे ही उन्होंने अभय को देखा उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अगवा करके शादी करने की? अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें करोड़ों रुपये दे देता, मगर तुमने मेरी बेटी को अगवा करके बहुत बड़ी गलती की है। मुकुंद अरोड़ा चिल्ला रहे थे। अभय हल्की मुस्कान के साथ बोला, ससुर जी इतना नाराज क्यों होते हैं? अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसे हैं तो उन्हें अपनी बेटी को यूं ही दहेज में दे दें। फिलहाल तो उसके विदा कीजिए, वैसे भी अब उसका विवाह हो चुका है और परंपरा के अनुसार आपको ही अपनी बेटी को विदा करना होगा। मैं उसे यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं उसे ले जाने से पहले आपको एक बार दिखाना चाहता था, वरना सीधे उसे सिंगापुर ले जाता। फिर उसने गंभीर होकर कहा, मुझ में भी थोड़ी मर्यादा बाकी है, जल्दी से इसकी विदाई कर दें। हमारे दुश्मन बहुत हैं शहर में, मैं उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहता। अभय एक ही सांस में सब कुछ कह गया था। उसे पूरा यकीन था कि मुकुंद अरोड़ा अपनी बेटी की विदाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी थी और कुछ भी नहीं किया जा सकता था। मुकुंद अरोड़ा ने भारी मन से दिल पर पत्थर रखकर बेटी की विदाई की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि बानी बार बार सिर हिला रही थी। वो किसी भी हाल में उस आदमी की पत्नी नहीं बनना चाहती थी जिसका चरित्र पूरी दुनिया के सामने संदेहास्पद था। उसके माँ बाप ने रोते हुए उसे विदा कर दिया। वो अरोड़ा हाउस से सीधी ठाकुर हवेली में बहू बनकर उतरी थी। हवेली में उसका स्वागत करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। अभय ने जल्दी से अपनी नौकरानी नंदा को बुलाया। नंदा ने थाली सजाई और फिर गृह प्रवेश हुआ। बानी ने बिना किसी रस्म को पूरा किए गुस्से से नंदा की ओर देखा था और कहा, मेरा कमरा कहाँ है? मुझे वहाँ जाना है। वानी का गुस्सा देखकर नंदा घबरा गई और तुरंत उसे उसके कमरे तक ले गई। बाहर शराब का दौर देर तक चलता रहा। दोस्तों को विदा करते करते रात के 12 बज चुके थे जब अभय भावनाओं के नशे में डूबा हुआ कमरे की ओर बढ़ा। आज अभय के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। हर कोई उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन आज उसकी प्यारी पत्नी उसके साथ थी। न जाने क्या क्या सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो जल्दी जल्दी कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही कमरे में पहुंचा, अंदर अंधेरा देखकर वो चौंक गया। लाइट ऑन की, दरवाजे को अंदर से बंद किया और जब आगे बढ़ा तो देखा कि बानी कपड़े बदलकर सो चुकी थी। ये देखकर उसे बेहद बुरा लगा। उसे बानी से इस तरह की बेरुखी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे तो लगा था शायद वो उसका इंतजार कर रही होगी। भले ही शादी उसकी जिद की वजह से हुई थी और बानी की इसमें कोई मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन उसने बानी के घर वालों को भी शादी का हिस्सा बनाया था। अब ऐसे में ये बेरुखी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बानी उठो, ये क्या है? उसने धीरे से बानी का कंधा हिलाया। बानी नींद में करवट बदलकर फिर सो गई। अभय ने खुद को काबू में रखते हुए उसे जगाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। वहाँ एक दूध का गिलास रखा हुआ था, उसे पिया। फिर कपड़े बदले और नहाकर बाहर आया तो देखा बानी अब भी सो रही थी। लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो बानी ने झट से आंखें मींच ली थीं, जिससे साफ जाहिर था कि वो जाग रही थी और अभय ने उसकी हर हरकत देखी थी। शायद वो अंदर से डरी हुई थी। अभय धीमे कदमों से बिस्तर की ओर बढ़ा जहाँ बानी लेटी हुई थी। थोड़ी दूरी बनाते हुए वो भी धीरे से उसके पास बैठ गया और फिर उसके कान के पास झुकते हुए बोला, मैं जानता हूँ बानी कि तुम जाग रही हो और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मेरा छूना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आज हमारी सुहागरात है और इस एक बात पर मैं समझौता नहीं कर सकता। अगर आज तुम मेरी नहीं बन सकोगी तो शायद जिंदगी भर मेरी नहीं बन सकोगी। मुझे माफ़ कर दो, इस मामले में मैं तुम्हारी मर्जी नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे दिल पर मेरा काबू नहीं है। मैं इस खूबसूरत रात को बर्बाद नहीं करना चाहता। ये कहते हुए वो धीरे धीरे बानी की तरफ झुकने लगा था और बानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। जो अब तक सोने का नाटक कर रही थी वो अभय को खुद के इतना पास आते देख बुरी तरह घबरा गई। इससे पहले कि बानी उसे धक्का देती, अभय ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसके सिर पर एक नरम सा चुम्बन रख दिया। बानी जैसे किसी जाल में फंसी मछली की तरह मचलने लगी थी। दूर रहो मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम खुद को समझते क्या हो? बानी ने वही पुरानी बात दोहराई, लेकिन इस बार अभय पर उसका कोई असर नहीं हुआ। प्रेम की प्राप्ति का नशा कुछ और ही होता है।
जो इस वक्त अभय के चेहरे और रवैये से झलक रहा था। पहली गलती तुमने ये की कि कपड़े बदल लिए। अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं था। और दूसरी, मुझसे बात किए बिना तुम सो गई। आज हमारी सुहागरात है बानी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अभय ने गुस्से और कुछ दर्द से भरे स्वर के साथ कहा था, जबकि बानी डर से कांपी थी। मुझसे दूर रहो, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। बानी ने उसे पीछे धकेलते हुए खुद से दूरी बनाई थी। अभय तो ये देखकर सन रह गया था। तो क्या अब भी उसे चुप रहना होगा? उसे तो लगा था शादी हो जाने के बाद वो बानी को पूरी तरह पालेगा, लेकिन वो जितना बानी के करीब जाने की कोशिश करता, बानी उतनी ही दूर भागती। मैं नहीं रुक सकता बानी, उसने ठंडे लेकिन अटल स्वर में कहा और बानी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले कि अभय उसे छू पाता, बानी ने तकिए के नीचे से छुपाया हुआ चाकू निकाल लिया और अपनी कलाई पर जोर से वार कर दिया। खून फव्वारे की तरह बहने लगा। अभय घबरा गया था। वो तुरंत बानी की ओर दौड़ा और अपने रुमाल से उसकी कलाई पर दबाव डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में रुमाल खून से भीग गया था और कुछ ही देर बाद बानी बेसुध होकर नीचे गिर पड़ी। अभय को इतना तो मालूम था कि बानी उससे नफरत करती है, लेकिन आज उसकी नफरत की हद देखकर अभय को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। वो इंसान जो सिर्फ अपने माँ बाप की मौत पर रोया था, आज बानी को इस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वो पहली बार टूटा था, बिल्कुल बुरी तरह से। आज उसे एहसास हुआ अगर बानी नहीं रही तो वो भी जिंदा नहीं बचेगा। बानी, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बानी, वो इतनी जोर से चीखा था कि कमरे की दीवारें हिल गई थीं। अभय, ये तूने क्या कर दिया? अगर बानी को कुछ हो गया तो तू क्या करेगा? वो खुद से बातें करते हुए खुद को कई तमाचे लगा चुका था। इससे पहले कि बानी की हालत और बिगड़ जाती, वो उसे अपनी बाहों में उठाकर दौड़ता हुआ बाहर निकल आया। ठाकुर हवेली इस समय सुनसान पड़ी हुई थी। वो पूरे घर में रामू काका को आवाजें लगा रहा था। बानी की कलाई से बहता खून फर्श को भिगो रहा था और अभय की जान अटकी हुई थी। बाकी सभी नौकर भी उसे इस हालत में देखकर घबरा चुके थे। तुरंत गाड़ी तैयार की गई और वो लोग अस्पताल पहुंच गए। उसके खास वफादार आदमी हर शाम ने जब पहली बार अभय ठाकुर को इतना परेशान और रोते हुए देखा तो वो स्तब्ध रह गया था। वो अभय जो किसी की भी परवाह नहीं करता था, वो अभय आज एक साधारण सी लड़की के लिए टूट चुका था, और वही लड़की जो उसे उसकी नफरत की आखिरी हद तक पहुंचा चुकी थी। समय पर इलाज मिलने की वजह से बानी की जान बच गई थी, और जब वो बानी के सामने गया तो बानी ने नफरत से अपनी नजरें फैली थीं। बानी की आंखों में खुद के लिए ये बेरुखी नफरत उसे सहन नहीं हुई थी। उसे तो लगा था शादी के बाद वो बानी को पालेगा, लेकिन उसने तो बानी को खुद से और भी ज़्यादा दूर कर दिया था। गहरा सांस लेकर वो कमरे से बाहर निकल आया और डॉक्टर से उसके डिस्चार्ज होने की बात करने लगा। बानी को घर में लाने के बाद अभय बहुत ज़्यादा उदास था। बानी के माँ बाप भी उसे देखने आए थे और साथ ले जाने की अनुमति भी मांगी, लेकिन अभय कोई जोखिम लेना नहीं चाहता था। जब तक बानी के दिल में उसके लिए थोड़ी भी जगह न बन जाती, वो उसे कहीं दूर जाने देना नहीं चाहता था। वो जानना चाहता था कि आखिर बानी उससे इतनी नफरत क्यों करती है। ऐसी कौन सी वजह थी जो बानी को उससे नफरत पर मजबूर कर रही थी? वो उस वजह को ख़त्म कर देता। वो खुद को बदलना चाहता था। वो बानी से दूर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि केवल एक पल में ही जब उसने बानी को मौत के करीब जाते देखा तो उसे समझ आ गया था कि वो लड़की उसकी पूरी दुनिया है। अगर बानी को कुछ हो जाता तो वो भी जी नहीं पाता। अस्पताल से आने के बाद से अभय उसके पास नहीं गया था। वो दूसरे कमरे में सोता था और बानी अलग कमरे में। धीरे धीरे करके 4 दिन गुजर चुके थे और इन 4 दिनों में अभय ने नंदा के जरिए बानी का पूरा ख्याल रखा था, उसकी दवाओं का, उसके खाने पीने का, उसके आराम का। उस दिन बानी अपने कमरे में थी जब अभय दरवाज़ा हल्के से खटखटाता हुआ अंदर आया। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, मुझसे नफरत करती हो। शादी की पहली रात मुझे ये बात साफ समझ आ गई थी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। वो थके टूटी आवाज़ में बोलता सामने सोफे पर बैठ चुका था। बानी अभय को देखकर गुस्से के मारे उठकर जाने लगी कि अभय ने जल्दी से कहा, बैठी रहो बानी, मैं तुम्हारी इजाज़त के बिना छू भी नहीं सकता। अगर तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। मैं समझ गया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता।
अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा, सिवाय इस बात के कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। बताओ ना बानी, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? उसने बहुत नरमी से कहा। बानी अभी अपनी उंगलियों को घूर रही थी। तुम गुंडे हो, शराबी हो, न जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद कर चुके हो। मोहल्ले के लोग तुमसे डरते हैं, इज्जत नहीं करते। तुम्हारा कोई काम इज्जत से नहीं जुड़ा। तुम नशा बेचते हो, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करते हो, कॉलेज में लड़कों से मारपीट करते हो। तुम्हारी वजह से कितनों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। तुम्हारे रहते हुए कोई लड़की सुरक्षित नहीं। मैं ऐसे घटिया इंसान से मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? उसके साथ एक पल तो रहना दूर की बात, पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? वो नफरत से मुंह फेर कर बोली और अभय को ऐसा लगा जैसे उसकी टांगों में शीशा भर गया हो। वो चुपचाप कमरे से निकल गया। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल थी बानी के पापा मुकुंद अरोड़ा की। हैरानी हुई लेकिन तुरंत कॉल उठाई। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि किसी गुंडे ने पिछले कुछ दिनों से उनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोक रखा है और अब पैसे की मांग कर रहा है, तो उन्होंने अभय को मदद के लिए बुलाया था। अब उनका दामाद था, समाज में उसका नाम जुड़ चुका था, इसलिए उन्होंने पूरे गर्व से उसे सामने लाकर दिखाया। अभय को देखते ही उस गुंडे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो सीधे जाकर मुकुंद अरोड़ा के पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। पहली बार मुकुंद जी ने अभय से प्यार से बात की थी। अपना काम निपटाकर अभय सीधा घर लौट आया। घर आते ही उसने बानी को कमरे में बेचैन टहलते हुए पाया। बानी को उसे देखकर राहत मिली। उसकी माँ ने फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे पापा को किसी गुंडे ने धमका रखा है। वो डर रही थी कि कहीं अभय को कोई नुकसान ना हो, लेकिन अभय के आते ही उसे समझ आ गया था कि उसका डर झूठा था। बानी एकदम घबरा कर बोली, मम्मा कह रही थी कि किसी ने कब्जा कर लिया है और मैं पूछना चाह रही थी। उसके लफ्ज़ ही टूट रहे थे। तभी अभय ने हल्के से जवाब दिया, हाँ, मामला सुलझ गया है, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वो उसकी तरफ देखे बिना चला गया। बानी को उसका यूं अनदेखा करना बुरा तो लगा, लेकिन वो चुप रही। तभी उसने अभय को कहते सुना, हाँ, आज से भत्ता लेना बंद। आज मैं इस काम में नहीं पड़ना चाहता। आज से मैं इस काम में पड़ना नहीं चाहता। ये सुनते ही बानी को झटका लगा था। उसकी कई बातों का असर इतना गहरा पड़ा था कि वो खुद को बदलने लगा था। उसने देखा कि अब स्टोर रूम से शराब की बोतलें भी निकाली जा रही थीं। अभय ने सबके सामने सारी बोतलें लॉन में फेंक कर तोड़ दी। पूरी हवेली में बदबू फैली। बानी ने नाक पर हाथ रखा और चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। वो वाकई में बदल रहा था, धीरे धीरे खुद को बदल रहा था। उसने सारे गलत काम, मारपीट और बुरे लोगों से संबंध तोड़ दिए। अपने पापा का छोड़ा हुआ बिजनेस संभालने लगा। गांव की ज़मीन की देखरेख के लिए उसने आदमी लगा दिए। उसने अपने लंबे बाल भी कटवा दिए। अपनी अलमारी से सारे पुराने कपड़े हटवा दिए। अब वो सच्चाई से पढ़े लिखे एक बिजनेसमैन की तरह जीना चाहता था, और ये सब सिर्फ और सिर्फ बानी की वजह से हुआ था। कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने लगी थी। बानी अब धीरे धीरे रोज़ उसके इस बदले हुए रूप को देखती और मन ही मन उसकी अहमियत महसूस करती, लेकिन कभी कह न पाती। वो दोनों अभी अलग अलग कमरों में सोते थे। अभय अब उसके करीब नहीं जाता था। बस सुबह ऑफिस जाता, रात को देर से आता और बानी दरवाजे पर उसका इंतजार करती। आज रात 12 बज चुके थे। बानी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। नौकरानी से पता चला कि आज अभय का जन्मदिन है, लेकिन वो अब तक घर नहीं आया था, और जैसे ही वो घर पहुंचा, बानी सामने थी। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तुम जाग रही हो या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? बानी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। उसने उंगलियां मरोड़ते हुए बड़ी ही बेचैनी से जवाब दिया था। उसकी आवाज़ भी लड़खड़ा रही थी। सब ठीक है ना? तुम्हारी तबीयत तो सही है? अभय ने उसका माथा छूते हुए कहा। उसे खुद अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने सुना था आज आपकी सालगिरह है, तो मैंने एक छोटा सा केक मंगवाया है। अगर आप काटें तो मुझे अच्छा लगेगा। वो हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए धीरे से बोली। अभय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। शायद वो बानी के दिल में जगह बना चुका था, और ये ख्याल आते ही वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। जल्दी से केक काट कर उसने बानी की ओर एक केक का टुकड़ा बढ़ाया, तो बानी ने वो टुकड़ा हाथ में लेते हुए पहले उसे खिलाया और फिर उसका झूठा हुआ खुद खा लिया। ये देखकर अभय की आंखें पल भर को ठहर गईं। क्या वो वाकई में बदल रही थी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बानी अरोड़ा। मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा। अभय ने इतनी शालीनता से कहा कि बानी एक पल के लिए ज़मीन पर गिरते गिरते बची।
पहली बात, मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरा धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको तो मुझे रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए था। और दूसरी बात, मेरा नाम बानी अरोड़ा नहीं, बानी ठाकुर है। वो आंखें झपकाते हुए मासूमियत से मुस्कुरा दी थी। और फिर अभय के हाथ से चाकू गिरकर जमीन पर जा चुका था। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही बानी, चाहो तो मैं तुम्हें रामू काका के साथ अस्पताल ले चलूं। अभय की आवाज़ में चिंता थी, लेकिन बानी का मूड एकदम बिगड़ गया। वो गुस्से से उसे घूरने लगी। ठीक है, आप जाकर आराम करें, मैं भी अब सोना चाहती हूँ। वो जल्दी से केक का टुकड़ा वापस मेज पर रखकर चुपचाप जाकर लेट गई थी। और अभय को बहुत दुख हुआ था। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बानी के मुंह से जो बातें निकली थीं, उनका तो उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। वो उलझ गया। क्या उसे मनाना चाहिए था या नहीं? कहीं वो और नाराज ना हो जाए। इस डर से वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया, जो बानी के कमरे से सटा हुआ था। उसे खुशी थी कि बानी ने आज उसका इंतजार किया था और पहली बार इतने प्यार से उससे बात की थी। उसके मन में उम्मीद जागी थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा और वे दोनों एक सामान्य जिंदगी जी पाएंगे। उसी दिन उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला था और उसी दिन उसने बानी से पहली बार उस प्यार को देखा था। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सुबह जब उठा तो देखा कि बानी कमरे में नहीं थी, शायद पूजा कर रही हो। वो जल्दी से नहा धोकर नाश्ता करके घर से निकल गया, क्योंकि बानी मंदिर गई हुई थी। उसने सोचा लौटकर उससे बात करेगा। वो चाहता था कि वो दोनों हनीमून पर जाएं। अब तो बानी ने शादी को अपना लिया था। वो नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। पूरा दिन काम में बीत गया। रात को 10 बजे जब वो घर पहुंचा तो देखा कि गेट पर बस गार्ड बैठा हुआ है। कोई भी नौकर घर में इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। वो रामू काका को आवाज़ें देने लगा, लेकिन कोई सामने नहीं आया। वो हल्के में सिर हिलाकर कमरे की ओर बढ़ गया। पूरी हवेली में सन्नाटा था। वो थोड़ा घबरा भी गया था। कमरे से हल्की हल्की म्यूजिक की आवाज़ें आ रही थीं। वो हैरानी से बानी के कमरे में दाखिल हुआ तो देखा पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। हर ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। एक मदहोश कर देने वाली खुशबू हवा में घुली हुई थी। वो एक पल को वहीं ठटक गया। अभय ने जल्दी से लैपटॉप बैग पर रखा, जहां बानी खूबसूरत रेड जॉर्जेट की साड़ी में कयामत बनी उसका इंतजार कर रही थी। वो धीरे धीरे कदम रखता हुआ उसके पास पहुंचा। मैंने वॉशरूम में आपके लिए कपड़े लटका दिए हैं, जल्दी जाइए और फ्रेश हो जाइए, बानी ने पलकें झपकाते हुए बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा था। पर कपड़े क्यों, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अभय ने हैरानी से कपड़ों की ओर देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता, मैंने वो कपड़े अपनी पसंद से लाए हैं और मैं चाहती हूँ आप उन्हें पहने। वो शर्म से सिर झुकाकर बोली। अभय ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूमा और बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला गया। नहा धोकर आया तो देखा बानी खुद को आईने में देख रही थी। वो पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभय छोटे छोटे कदमों से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, अपने बाजू उसकी कमर के चारों ओर बांधते हुए अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाया। दोनों आईने में एक दूसरे की परछाई देख रहे थे, एक परफेक्ट कपल की तरह। अब ऐसे ही देखते रहेंगे या फिर मुंह दिखाई का तोहफा भी देंगे? बानी ने मुस्कुराते हुए अभय को पीछे धकेला। मुंह दिखाई देने से पहले मुझे कुछ और चाहिए, अभय ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। क्या चाहिए? बानी शर्माकर सिर झुका गई। असल में मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। ये कहते हुए बानी को अपनी बाहों में भर चुका था। बानी नकली गुस्से से बोली, ठीक है जाइए, खुद पानी पीजिए, मैं भी कपड़े बदल कर सोने जा रही हूँ। वो जाने ही लगी कि अभय ने उसे फिर खींच लिया। मैं तो मजाक कर रहा था यार, बस देखना चाहता था मेरी पत्नी का मन क्या है। अच्छा, अब जल्दी से सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर आओ, अभय ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, अभी लाती हूँ। उस दिन सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ आज एक कपल्स की तरह हो। आप मेरा साथ देंगे ना? बानी ने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी सदा पर मुस्कुराता हुआ वो ड्रेसिंग रूम की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद वो सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर लौटी। अब जल्दी से पहनाइए, वो चहकते हुए बोली। अभय ने उसके मांग पर प्यार से चूमा, फिर सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। जिस मोहब्बत को पाने के लिए वो पिछले 1 साल से तरस रहा था, आज वो उसे पूरी तरह मिल चुकी थी। अब मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दीजिए, वो रूठे हुए अंदाज में जाकर दूर बैठ गई। अभय की शरारती निगाहें उसे बेचैन जो कर रही थीं, पर फिर भी वो हल्के से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब वो सब उसका हक था। ठीक है, अभी लाता हूँ, एक गिफ्ट है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, उसने आंख मारते हुए कहा। ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में 2 डिब्बे थे, लाल रंग के
डिब्बे उठाते हुए उसने बानी की गोद में रख दिए। बानी हैरानी से अभय को देख रही थी। ये असली सोने के सेट हैं, ये मेरी माँ के हैं। उम्मीद करता हूँ तुम इन्हें संभाल कर रखोगी। वो इन्हें अपनी बहू को देना चाहती थी, मगर जिंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी। तुम इन्हें पहनोगी ना? उसने सवालिया निगाहों से बानी की ओर देखा तो बानी की आंखों में आंसू आ गए और उसने सर हिला दिया। और दूसरा गिफ्ट? बस मत देखो वरना गुस्सा हो जाओगी। यह कहकर उसने जल्दी से डिब्बा उठा लिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाती बानी ने झटके से वो डिब्बा खींचा। सामने नाइट ड्रेस देखकर वो मुंह खोले रह गई, जबकि अभय जोर से हंसते हुए मुंह फेर चुका था। मैं इसे पहनकर आऊं? बानी मुस्कुराते हुए अभय की ओर देख रही थी। ये सुनकर अभय को एक जोर का झटका लगा था, क्योंकि उसे लगा था बानी नाराज हो जाएगी। लेकिन वो नाराज होने की बजाय नाइट ड्रेस पहनने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि अभय अपनी बीती जिंदगी को याद करने लगा। माँ बाप के जाने के बाद रमेश काका ने उसे सहारा दिया था, लेकिन जैसे उसने होश संभाला, रमेश काका भी उसे इस भरी दुनिया में छोड़कर चले गए। तब से उसका उठना बैठना गुंडों में होने लगा और फिर उसने भी वही रंग ढंग अपना लिए। मगर बानी के आने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई और आज के बाद वो एक खुशहाल ज़िंदगी जीने वाला था। इस ज़िंदगी का सिर्फ ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान खिल उठी थी। वो बहुत पहले भी बदल सकता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कोई था ही नहीं जिसके लिए वो खुद को उसकी पसंद के मुताबिक ढाल लेता। जैसे ही बानी नाइट सूट पहनकर कमरे से बाहर आई, अभय की सांसें थम सी गई थीं। वो गुलाबी रंग की सॉफ्ट नेट ड्रेस में ऐसी लग रही थी मानो चांद जमीन पर उतर आया हो। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी, पर होंठों पर हल्की मुस्कान। उसने देखा तो देखता ही रह गया। इतने चुप क्यों हो? बानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि शब्द नहीं मिल रहे, अभय ने धीरे से कहा और फिर उसकी ओर कदम बढ़ाए। वो उसके करीब आया, उसकी हथेलियां थामी और बहुत प्यार से बोला, तुम जानती हो, तुम्हें देखकर लगता है जैसे ज़िंदगी मुस्कुराने लगी है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। बानी की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, शायद अब मैं भी खुद को तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ। तुम्हारे बदलने ने मुझे छू लिया है अभय। अभय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बेकरार होकर उसके नरम होठों पर झुक गया। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की सांसों को अपने अंदर तक उतारते रहे। और अभी वो बानी ने जो नाइट सूट पहना था, अब उसके वजूद से एक ही पल में अलग कर चुका था और बुरी तरह मदहोश होते उसके नरम वजूद में खोने लगा। बानी ने पूरी तरह खुद को उसके हवाले कर दिया था। कमरा गुलाब की महक और मोमबत्तियों की रोशनी से रोशन था। दीवार पर धीमी म्यूजिक की धुनें बज रही थीं और बेड पर प्यार की कहानी लिखी जा रही थी। अभय ने बानी के माथे को चूमा, उसके गालों को छुआ और फिर प्यार से उसके होठों को छुआ। बानी ने उसकी गर्दन में अपनी मुलायम बाहें डाल दी और वो पल जैसे पूरी कायनात थम गई थी। रात यूं ही महकती रही। एक दूसरे की बाहों में सिमटे वो अपने अतीत की दूरियों को मिटा गए। एक नई शुरुआत थी जिसमें केवल प्यार था, अपनापन था और सुकून था, जिसका इंतजार बानी ने बरसों किया था। अगली सुबह खिड़की से हल्की हल्की सुनहरी धूप कमरे में फैल रही थी। पर्दे हवा से लहरा रहे थे और कमरे में एक सुखद शांति थी। बानी अभय की छाती पर सिर रखकर सो रही थी, जबकि अभय उसकी जुल्फों से खेल रहा था। उठ जाओ मेरी जान, अभय ने प्यार से उसके कान में फुसफुसाया था। प्लीज अभय, 5 मिनट और, बानी ने आंखें बंद करते हुए कहा। 5 मिनट नहीं, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, अभय ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बानी ने आंखें खोली, उसकी निगाहें अभय से मिलीं और वो हल्के से मुस्कुराई। आज पहली बार लग रहा है कि मैं किसी के होने से अधूरी नहीं बल्कि पूरी हूँ, उसने धीरे से कहा। अभय ने उसे फिर से सीने से लगा लिया। दोनों का ये रिश्ता अब सिर्फ एक नाम का नहीं था, बल्कि मजबूत रिश्ता था, जिसे दोनों ने अपने दिल से अपनाया था। प्यार की ये सुबह एक नई जिंदगी की पहली सुबह थी और बहुत खूबसूरत भी। कुछ महीने बीते, बानी अब एक नन्ही सी जिंदगी को अपने भीतर महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर माँ बनने की चमक थी, लेकिन आंखों में अकेलापन साफ झलकता था, क्योंकि अभय ने अपने छोटे से बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचाने की ठानी थी। वो अब हर दिन सुबह से रात तक बिजी रहता, मीटिंग्स, क्लाइंट्स, डील्स, कॉल्स, और इन सब के बीच बानी कहीं पीछे छूटती जा रही थी। शुरुआत में वो समझती थी अभय मेहनत कर रहा है उनके भविष्य के लिए, मगर धीरे धीरे हर दिन उसकी आवाज़ें जवाब के बिना कमरे की दीवारों में गुम हो जाती और हर रात वो दरवाजे की ओर देखती रहती कि आज शायद वो जल्दी आ जाएगा, आज शायद उसे याद होगा कि मैं अकेली हूँ। एक शाम वो यूं ही अकेली पार्क तक निकल गई अपने मन को बहलाने, कि तभी उसकी नज़र सामने होटल की लॉबी पर पड़ी, जहाँ पर अभय अपनी सेक्रेटरी के साथ खड़ा था। बहुत करीब वो दोनों हंस रहे थे, किसी फाइल पर झुके हुए थे।
एक ही फाइल को देख रहे थे और एक ही गाड़ी में बैठकर निकल गए। बानी का दिल बैठ गया। उसे लगा, क्या मेरी जगह अब कोई और ले रहा है? उस रात वो अभय के आने का इंतजार करती रही और जब वो रात के 12 बजे थका हारा आया तो उसके लिए पहले जैसी मुस्कान नहीं थी और ना ही कोई सवाल, सिर्फ एक दीवार थी भावनाओं की। अभय चुपचाप उसके पास बैठा, उसके बालों में हाथ फिराया, उसे अपने सीने से लगाना चाहा। आज वो बानी के नरम वजूद में खोकर अपनी थकान मिटाना चाहता था। आज उसे बानी की तलब शिद्दत से हो रही थी, लेकिन बानी एक झटके से उससे अलग हो गई। मत छुओ मुझे, तुम्हारे हाथ अब उतने अपने नहीं लगते। अभय को जैसे किसी ने भीतर से तोड़ दिया। आज उसकी बानी इतनी बदली बदली क्यों थी, उसे समझ न आया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन बानी ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और फिर बस धीमे कदमों से वो बाहर निकल गया। अगले कुछ दिन एक ही घर में वो लोग रहते रहे, मगर एक दूसरे से अजनबी बनकर। न बानी कुछ कहती, न अभय कुछ पूछता, मगर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। एक दिन जब सब्र का बांध टूट गया तो अभय उसके सामने आकर फट पड़ा। आखिर चाहती क्या हो तुम बानी? हाँ, तुम्हारे कहने पर मैंने सब छोड़ दिया, वो दुनिया, वो लोग, सब कुछ। मैंने खुद को बदल लिया और अभी तुम मुझसे दूर क्यों हो? अब क्या गलत किया मैंने? क्यों मेरा सुकून बर्बाद करने पर तुली हो? बानी की आंखों में आंसू थे, मगर अब वो गुस्से से कांप रही थी। सुकून चाहिए तो अपनी सेक्रेटरी की बाहों में ढूंढो। मेरे करीब क्यों आते हो? जो चीज़ अब मेरी नहीं, वो दिखावे के लिए क्यों लौटती है मेरे पास? उसकी बात सुनकर तो अभय एकदम से हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखें डबडबा गईं। कुछ पल चुप रहा, फिर आगे बढ़कर बानी को अपनी बाहों में भर लिया। बानी छटपटाई, धक्का देने की कोशिश की, मगर अभय का घेरा मजबूत था। शांत हो जाओ। लेकिन बानी तो गुस्से से तड़प रही थी। छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना। मुझे तुम्हारे वजूद से किसी और की खुशबू आती है। वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और फिर अभय को कोई और तरीका न मिला उसे चुप कराने का, तो झट से उसने बानी की सांसें थाम लीं। कुछ पल के बाद उसके नरम होठों को बुरी तरह अपने होठों में पकड़ा था। कुछ पल के बाद वो खुद को अलग करती है, मगर उसकी आंखें धीरे धीरे पिघल चुकी थीं। मैं सिर्फ बानी का हूँ। इस दुनिया में कोई और लड़की मेरे और तुम्हारे बीच कभी नहीं आ सकती, और अगर आई तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वो लड़की रजनी, मेरी सेक्रेटरी, शादीशुदा है, बल्कि 6 महीने पहले ही उसकी लव मैरिज हुई है। हम तो बस काम के सिलसिले में अपने क्लाइंट से होटल में जाकर मिलते हैं, और तुम अपने अभय पर इतना भरोसा भी ना कर सकी? यकीन नहीं है तो ये देखो। उसने एक फेसबुक अकाउंट खोला और उस लड़की रजनी की प्रोफाइल खोलकर उसके सामने रख दी, जिसमें उसके पति के साथ उसकी न जाने कितनी तस्वीरें थीं, और वो हर तस्वीर में अपने पति के साथ बेहद खुश नजर आ रही थी। बानी की सारी गलतफहमियां उसी पल बह गईं। वो सिसकते हुए उसके सीने से लग गई। माफ़ कर दो, मुझे समझना चाहिए था। मुझे तुम पर भरोसा रखना चाहिए था। अभय उसकी पीठ सहलाता है। अच्छा यार, अब तो मोहब्बत के कुछ पल इस गरीब की झोली में डाल दो ना। न जाने कब से तुम्हारे लिए ये दिल तड़प रहा है। वो उसके कान की लौ को हल्के से काटते हुए सरगोशी के अंदाज में बोला था, और उसकी बात का मतलब समझकर बानी का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था और उसके सीने में अपना सर छुपा लिया। उसकी शर्मीली अदा देखकर उसने झटके से उसे अपनी बाहों में उठाया और सीधा कमरे में लाकर बेड पर लिटा दिया। दरवाज़ा बंद करता वो बुरी तरह बेकरारी से उसके ऊपर घटा बनकर छा गया। कंट्रोल अभय, मेरे वजूद में एक नन्हा वजूद और भी है। उसके जुनून को देखकर वानी घबराई थी और जल्दी ही उसे अपनी शिद्दतों में थोड़ी सी कमी की। सॉरी वानी, जज्बातों में कुछ ज़्यादा ही बह गया था। हल्का सा सर उठाते हुए उसने बानी के माथे पर अपने होंठ रखे थे और फिर बड़े ही प्यार से वो बानी की रूह तक उतर गया था। सुबह का वक्त था। खिड़की से धूप की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। कमरे में प्यार की महक फैली थी। अभय और बानी एक ही कंबल में लिपटे सो रहे थे। बानी की हथेली पर अभय का हाथ और उसके पेट पर उसका माथा। अचानक बानी की हंसी की हल्की आवाज़ अभय की आंख खोलती है। क्या हुआ? तुम रात को भी नींद में मेरे पेट से बात कर रहे थे, बोल रहे थे जल्दी आ जाओ छोटू, तेरी मम्मी बहुत अकेली हो जाती है। उसकी बात पर अभय धीरे से हंसा था और उसके माथे पर किस करता है। अब कभी अकेला नहीं होने दूंगा तुम्हें, न हमारे आने वाले प्यार को। कुछ ही महीनों बाद अभय और बानी की ज़िंदगी में एक नन्हा सा मेहमान आया। उनके बेटे की पहली चीख ने मानो पूरे घर में खुशियों का संगीत भर दिया। बानी की गोद में बच्चा आया तो उसकी आंखों से आंसू आए। वो आंसू दर्द के नहीं, ये तो उस माँ की आंखों से निकली वो राहत थी जिसने हर अकेला पल, हर आंसू, हर खामोशी बस एक पल के लिए सहा था।
अभय उस नन्हे से चेहरे को देखता रहा और उसके होंठों से सिर्फ एक बात निकली, ये सिर्फ बच्चा नहीं, ये मेरी बानी का विश्वास है, हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी। रिश्ते तब तक नहीं टिकते जब तक हर कोई परफेक्ट होता है। रिश्ते तब टिकते हैं जब दोनों एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना सीख जाते हैं, जब किसी की खामोशी भी चीख बनकर सुनाई देती है, और जब प्यार शक से बड़ा होता है। गलतफहमियां हमेशा रिश्ता नहीं तोड़ती, कभी कभी वो रिश्ता मजबूत भी कर जाती हैं, बशर्ते एक इंसान इतना सब्र वाला हो कि पूछे क्या हुआ, और दूसरा इतना सच्चा हो कि बोल दे तुमसे दूर नहीं रहा जाता। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और हमारी कहानियों को और सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।